नमस्कार। आवाज आती है? लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के योगाहार कोर्स में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। कोर्स हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब हमें बीमारी के ऊपर कैसे काम करना है, बीमारी को कैसे जज करना है और इस हालत में क्या सजेशन देने हैं, उसके ऊपर हम बातें करने वाले हैं। पिछली बार हमने डायबिटीज के बारे में बात की थी। आज हम बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज के बारे में बात करेंगे। तो आप हो सकता है तो नोट भी करते रहिए साथ में। अब आपने पिछले थोड़े सालों से देखा होगा कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे हृदय की बीमारी से मर रहे हैं। मृत्यु, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भी मौत को हम टाल नहीं सकते। कई बार ऐसा सोचते हैं कि भी हम गलतियों के कारण मौत के भोग बनते हैं। कई लोग बनते हैं। ये दोनों की सोच विरुद्ध में है। एक बात ऐसी है कि भी जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु तय होता है कब उसको मौत मिलने वाला है। मौत का जो कारण होता है, निमित्त होता है, वो अलग अलग हो सकता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भी मानव अपनी गलतियों के कारण जल्दी मर जाता है। अब दोनों के ऊपर हम सोचते हैं तो इसमें सच क्या है वो हम समझ नहीं सकते और दुनिया का कोई व्यक्ति उसको समझा नहीं सकता। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको भयंकर बीमारी हो गई हो, हमने उनको बीमारी में से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन उसका मौत उसको बुला रहा है तो वो बीमारी में से बाहर आने के बावजूद फिर से दूसरी बीमारी में फंसता है और मर जाता है। अब हमारी सनातन संस्कृति तो ऐसा कहती है कि भी व्यक्ति जन्म के साथ उसके समय को, जीवन के समय को लेके जन्म लेता है। तो ये जो बात है इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति जन्म के समय कर्म फल के हिसाब से अपना आयुष्य तय करके जन्म लेता है। तो वो फिक्स हो चुका। लेकिन कई बार उपाधि के कारण व्यक्ति का देहांत हो जाता है, बीच में देहांत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं ऐसा मानता हूं कि वो व्यक्ति जो अपना आयुष्य जन्म के साथ तय करके आया था वो पूरा करने से पहले मर जाता है, तो वो अतृप्त आत्मा के अंदर सूक्ष्म जगत में वो विचरण करता है, रहता है और अपना बाकी का जीवन पूरा करने के लिए वो मनुष्य देह प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। क्योंकि घटनाओं के विश्लेषण से ये बातें समझ में आती है।
जो घटनाएं हमने देखी है, सुनी है, ऐसी घटनाओं के ऊपर से। लेकिन जो व्यक्ति अपना आयुष्य पूरा करता है और ईश्वर के साथ उनका मिलन होने वाला है, भगवान उसको लेने आते हैं, ऐसी घटनाएं भी हमने देखी है कि व्यक्ति अपने लास्ट समय पे खुद बोल के जाए कि अब मेरा टाइम हो चुका है, मुझे भगवान लेने के लिए आ चुके हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो वो मोक्ष मार्ग पे चले जाते हैं, उनको रीबर्न, पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी घटनाएं भी हमने देखी है। और ऐसी घटना भी हमने देखी है कि जिनका आयुष्य था, लेकिन कोई इंसिडेंट हो जाता है, और इंसिडेंट में जब व्यक्ति मर जाता है तो उनका बाकी का आयुष्य भुगतने के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ऐसी घटनाएं भी हमने देखी है। तो जब इंसिडेंट होता है तो हार्ट अटैक में मरने वाले को हम इंसिडेंट में गिन सकते हैं, वो गिन सकते हैं हम। अच्छा, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करे किसी को और उसको मार मार डाले, सामने वाली व्यक्ति को, तो वो इंसिडेंट होता है। वो व्यक्ति मनुष्य ने स्वयं खड़ी की हुई उपाधि है। तो उपाधि का जो भोग बनता है, उनको पुनः जन्म लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसी घटनाएं कहती है, ऐसा कहती है। तो हमको दोनों को समझना चाहिए। व्यक्ति अपनी आयु पूरी करता है, जो अपने काम करने के लिए आता है तो वो काम खत्म करके वो चला जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको एक घटना के बारे में बताया था, श्रीमद राजचंद्र, जो गांधी जी के गुरु थे, उनके जन्म से पहले उनकी माता को 8 साल पहले, उनकी माता को जन्म के 8 साल पहले उनकी माता को रामबाई नाम की जो संत थी, गुजरात के ववानिया गांव में उसका सदाव्रत चलता था, उन्होंने उनकी माता को श्रीमद राजचंद्र के जन्म से पहले 8 साल पहले उनका पूरा भविष्य, पूरा जीवन उनको बताया था। और 30-35 साल की उम्र में वो अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं, वो बता दिया था। और वो वही हुआ, वो छोड़ के चले गए। लेकिन वो गए गए तब तक उन्होंने पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों को अपने चेले बना के छोड़ के गए थे। तो वो अपना काम करने के लिए आए थे, वो खत्म हो गया, फिर वो छोड़ के चले गए। इंसिडेंट वाली घटनाएं जो मैंने बताई थी आपको, एक कि भाई मंदिर का ट्रस्टी था, पैसा लेके जा रहा था, लुटेरों ने उनको पैसा लूटने की कोशिश की, और उस टाइम लुटेरों ने उनको गोली मारी, और उनका जो अपने माथे पे जो गोली लगी उसका निशान लेके वो व्यक्ति दोबारा दूसरा जन्म लेता है, और वो निशान के साथ जन्म लेता है। और उस टाइम वो बोलता है कि भाई मेरा मेरा बाकी का जीवन पूरा करने के लिए, 12-15 साल का जो है वो पूरा करने के लिए मैंने नया जन्म लिया है। अभी 6-7 महीने पहले ही गुजरात के पालनपुर के पास में एक छोटा सा गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। वो जब बोलने सीखी तब वो हिंदी में बोलने लगी थी। गांव में कोई हिंदी बोलने वाला नहीं था, उनको किसी ने उनके घर में कोई हिंदी बोलता नहीं था। तो ये छोटे गांव में जहाँ हिंदी भाषी कोई व्यक्ति आता नहीं है, जाता नहीं है, लेकिन वो बच्ची जब अपने मुंह से जब बोलने का
शुरू किया, तब वो पहले दिन से हिंदी में ही बोलती थी, और वो अपने आप को ऐसी बोलती थी कि मैं भूकंप में मरी थी, अंजार में मेरा गांव था, और वहां मकान का दाबा गिर गया और मेरा देहांत हो गया और मेरा यहाँ पुनर्जन्म है। तो यहाँ व्यक्ति जब मर जाता है, इंसिडेंट के कारण मर जाता है, मान लो हार्ट अटैक आता है और मर जाता है, तो मैं उसको इंसिडेंट कहता हूँ। व्यक्ति अपना कर्म करने के लिए जन्म लेता है और पूरे कर्म करने के बाद जब जाता है तो इंसिडेंट नहीं है, वो उसका नेचुरल डेथ है। तो बीमारी में मर जाना ये इंसिडेंट है, हार्ट अटैक में मर जाना वो इंसिडेंट में मानता हूँ। व्यक्ति अपना स्वयं देह छोड़ता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई मेरा समय आ गया है, अब मेरा काम खत्म हो गया है। ज्यादातर जैन साधु लोग होते हैं, वो जैसी अपनी उम्र पूरी हो जाती है तो वो संथारा लेते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक का संथारा का इतिहास है, कि भी खाना पीना छोड़ देने के बाद भी 6 महीना तक शरीर जिंदा रहता है और फिर अपना देह छोड़ते हैं। किसी का 15 दिन में देहांत हो सकता है, किसी का 2 महीने में हो सकता है, किसी का 6 महीने लगता है बिना भोजन पिए पानी। तो वो नेचुरल डेथ है, क्योंकि वो स्वयं तय करते हैं कि भाई अब मेरा समय पूरा हुआ है, हमको इस दुनिया को छोड़ना है। तो हमको, व्यक्ति को, मनुष्य को इंसिडेंट्स में मरने से बचाने के लिए उनको क्या ध्यान रखना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, किस तरह खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी बातें हमने आपको समझाई हुई है। दूसरा, जो लोग ये योगाहार के नियमों का पालन करते हैं, चबा चबा के खाने का, सीजनल चीजों का भोजन में प्रयोग करना, कच्ची चीजों का उपयोग करना, धीरे धीरे चबा के खाने वाले लोगों का आयुष्य लंबा होता है, वो लोग जल्दी मरते नहीं हैं। ये भी देखा गया है। एक्सीडेंट में मर जाए वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल ऐसे वो लोग मरते नहीं हैं, वो लंबा आयुष्य भोगते हैं। और दूसरे कई लोग जो है, जो चबाने की खाने की आदत में नहीं है, वो कोई ना कोई बड़ी बीमारी में फंसते हैं और अकारण मर जाते हैं, क समय पे मर जाते हैं। तो ऐसे अतृप्त आत्माओं का जब मोक्ष नहीं होता है, तो उनकी फैमिली में जब नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो हो सकता है कि उनके पूर्वजों में से कोई न कोई व्यक्ति जन्म लेता है, और वो जन्म के साथ अपनी कुंडली के अंदर उनका इशारा ग्रहों की दशा के साथ वो लेके आते हैं। तो उनकी संतृप्ति, चाहे वो खुद जन्म लेते हो या कोई दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है उनकी फैमिली में, तो भी उनके जन्म की कुंडली में उसका मार्किंग आ जाता है कि भी आपके फैमिली में कोई ना कोई पूर्वज ने, उनका मोक्ष का रास्ता मिला नहीं है, वो संतृप्त नहीं हुए, सूक्ष्म जगत में घूम रहे, वो अपनी मुक्ति की इच्छा करके घूम रहे हैं। अब ये कुंडली में जब आता है, तो कुंडली के हिसाब से जब उसके विधि विधान
शास्त्रोक्त धार्मिक हिसाब से जो करने का होता है, वो करने के बाद जब नए जन्म लेते हैं बच्चे, तो वो दोष मुक्त जन्म लेते हैं। तो यहाँ ये सब बातों के कंक्लूजन तो यही आता है कि हमें दूसरों की बातें की तो छोड़ो, दूसरों लोगों के तो लोगों के लिए करो ना करो वो बात अलग है। अपने लिए अपना जीवन सार्थक करने के लिए आप योगाहार के नीति नियमों का पालन करोगे तो आपका आयुष्य अपने आप लंबा हो जाएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने का रास्ता भी खुल जाएगा। और जल्दी मरने के बाद सूक्ष्म जगत में भटकने की दशा से भी आप मुक्त हो सकते हो। सर, कोई आपके हिसाब से ये पितृदोष होता है? पितृदोष वो कुंडली में दिखता है बच्चे। हाँ, दिखता है। हाँ, मतलब ये फैक्ट है हाँ आपके वो हिसाब से? फैक्ट है। सही बात है। हाँ सही बात है। और वो चाणोद में जाते हैं चाणोद हाँ में जाते हैं और विधि करते हैं, ऐसा कुछ? वो लेकिन वो सही तरह की और प्रॉपर वे से करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा है कि भी जैसे डॉक्टर्स के अंदर आपको 10% ही आपको सही डॉक्टर मिलेंगे जो रियल बीमारी के ऊपर वो काम करेंगे। बाकी सही ज्यादातर बात है। डॉक्टर की अपेक्षा क्या होती है, पेशेंट आया है किसी तरह उसको मेरा पैसे। पैसा मैं पैदा कर लूं। तो उनमें भी सही काम करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण बहुत कम होते हैं। कॉन्सेप्ट सर और समझ में नहीं आता था कि सनातन कुंडली में। हम्म। सनातन वाले जो अवधूत जगत के लोग होते हैं वो तो ऐसा कहते हैं कि भगवत कथा का जहाँ आयोजन हुआ होता है वहाँ ब्राह्मण को बिठा के अपने पितरों के तर्पण के लिए या तो मोक्ष के लिए आपके इलाके में जहाँ भी कथा चलती हो, भागवत कथा, भागवत पुराण कथा चलती हो, तो वहाँ भी आप उन लोगों को स्थापित करके उन लोगों को कथा श्रवण करवा के उनका मोक्ष करवा सकते हो। तो आपको नदी के किनारे जाके श्राद्ध का कर्मकांड करना पड़े ये भी नहीं है। ऐसे रास्ते भी होते हैं। और उनका जो ये अवधूत जगत के जो लोग होते हैं वो ऐसे रास्ते भी बताते हैं और उसका ऊपर भी काम करते होते हैं। सर, कॉन्सेप्ट अभी लेकिन क्लियर हुआ सर, यहाँ मैं वही। हम्म। क्या कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ कि मैं सोचती थी जो पितृ चले गए हैं, तो वो नए जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी कुंडली में कैसे ये कुछ समझ नहीं आता था, ये बात भ्रामक लगती थी। नहीं, लेकिन भ्रामक आप तो नहीं है, वो रियलिटी है। और हमारे शास्त्र जो भी है, चाहे कुंडली का हो, ज्योतिष का हो, ग्रहों की दशा का हो, ग्रहों के बारे में हो, चाहे आप देखो कि भाई ये अभी चल रहा है प्रयागराज में महाकुंभ है। तो 150 साल के बाद ये इस प्रसंग आया है ये महाकुंभ का। कौन से तारीख को आने वाले के कौन से साल के बाद कौन सा चंद्र ग्रहण होने वाला है, कौन सा सूर्य ग्रहण होने वाला है, ये सारा हमारे शास्त्रों के गणित के हिसाब से परफेक्ट वही टाइम पे, वही डेट को, वही समय पे होता है। जो नासा के साइंटिस्ट भी उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उनके पास सुपर कंप्यूटर है फिर भी। और हमारे जो पंचांग लिखने वाले जो लोग हैं वो आप बोलो भी 100 साल पिछले आने वाले 100 साल में
कौन से तारीख को, कौन से डेट को, कहाँ कहाँ दिखाई जाने वाले सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने वाले हैं, वो सारा गिनित वो करके दिखा सकते हैं। उनके पास कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है फिर भी। तो मतलब जिन जिनकी इच्छा अधूरी रह गई है, वो जहाँ यहाँ अकारण मृत्यु हुई है, तो वो जो पूर्वज हैं वो नए उसी फैमिली में जन्म लेने वाली आत्मा के नक्षत्र ऐसे हो जाते हैं कि वो दोष, पितृदोष आता है दोष, हाँ, ऐसा। शापित दोष या कालसर्प योग या तो पितृदोष, कोई ना कोई दोष के रूप में वो दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, तो हमारे धर्म के अंदर जो विधि विधान बताए हैं कि आप भगवान का दिया करते हो, तो वो ईश्वर के हम्म। लिए मंदिर जो होता है उस ईश्वर का होता है। लेकिन जो पितृ लोग होते हैं उन लोगों के लिए मंदिर के अंदर उनका दिया नहीं किया जाता है। उनके लिए आपको मटके के पास पानी का जहाँ स्थान होता है वहाँ दिया करना पड़ता है। क्योंकि आत्मा का जो स्ट्रक्चर है उसको, वो सबसे पहले गीली जगह को पसंद करता है, पानी जैसी जगह को वो पसंद करते हैं अपने रहने के लिए। मैंने एक बात ऐसी भी देखी थी कि भी उनमें उन्होंने जन्म पुनर्जन्म लेने के बीच में का जो रास्ता था, वो रास्ता, बीच का जो समय था वो कुएं के अंदर रहा था। अंतर्मुक्त आत्मा जो मकान के पास का जो कुआं था इसके अंदर रहा था। फिर वो गाय के स्वरूप में भी रहा था और फिर उन्होंने घर के अंदर नया जन्म लिया था। तो वो पूरी कहानी उन्होंने कि भी मैं मरने के बाद कितने कितने समय कहाँ कहाँ कैसे रहा था, वो भी उन्होंने बताया था। तो पानी का जो इलाका होता है वो सबसे उन लोगों के लिए रहने का, इसीलिए तो जो तर्पण विधि और सब कुछ होता है वो नदी के किनारे किया जाता है। और और सर मटके के आगे दिया भी करते हैं, हाँ, तो માટલા मटका के पास मटके जो के आगे दिया दिया करने का करते हैं। जो विधि है वो पितरों के लिए होता है। और वहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली के लोग ही हो। आप जहाँ जो मकान बना के रहते हो वो मकान की जो जमीन है वो सालों पहले किसी की तो थी। अब वो जमीन पे रहने वाले लोगों के जो जमीन का मालिक था वो अतृप्त आत्मा रह गया था, तो वो जमीन के इलाके में ही रहता होता है। वो जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाता है, वहीं घूमता रहता है। तो वो भी आपको हैरान परेशान कर सकता है, तो उसको भी आपको याद करके उसकी सेवा पूजा और उसको नमन करना और उसकी कृपा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि अपने ही कुटुंब वाले, अपने ही फैमिली वाले को ही याद करना। आप जो जो जगह फैक्ट्री हो, जमीन हो, मकान की जगह हो, बंगला हो, खेत हो, जो भी जगह पे आप अपना काम करते हो सब जगह के लिए वो जगह के मालिक भी होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो कई जगह शापित होती है तो वहां जाके कोई रह नहीं सकता है। आपने अभी शायद 20-25 दिन पहले उस दिव्य भास्कर में था पूरा, रविवार के न्यूज़पेपर में कि भी यूपी के अंदर इतने ऐसे कितने किले हैं जो शापित है, वहां जाके दिन में भी कोई रह नहीं सकता। ऐसी शापित जगह है जहाँ वो अतृप्त आत्माएं वहीं रुकी हुई है। श्रीमद, ये जो गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा थे, उन्होंने जब गायत्री परिवार का स्थापना की और उसका जो प्रचार शुरू करने के लिए उनकी जो पहली ऑफिस उन्होंने जो बनाई थी वो किराए के मकान की थी। और वो किराए के मकान में जब उन्होंने जाके वहाँ अपना काम शुरू किया तो वही मकान के ऊपर की साइड का ऊपर का जो मदला था वहाँ ऐसे अतृप्त आत्माएं रहती थी। तो रात को वो उनको सारी परेशान करने का स्टार्ट कर लिया था। तो श्री राम शर्मा ऊपर जाके विधि विधान करके उन लोगों को बोला, रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है, हम आपको हैरान नहीं करेंगे, आप हमको हैरान मत करना, और आपको जो चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमको इशारा देते रहने का। तो इस तरह उन्होंने उन लोगों के लिए काम किया, उनको संतृप्त किया था। तो उसी दिन से उनकी वो ऑफिस में ऐसी अघटित घटनाएं होने की बंद हो चुकी थी। वो उनके पुस्तकों में ये सारी बातें लिखी हुई है।
तो यहाँ हमको क्या करना है कि यह हमारी जो मान्यता है कि मान्यता यहाँ दो रास्ते दिखाती है। एक कहता है कि भाई मनुष्य का समय ईश्वर ने उसके कर्म फल के हिसाब से तय करके उसको जन्म के साथ दिया हुआ है। कितना लंबा जीना है वो उसका फिक्स है। लेकिन यहाँ कई घटनाएं ऐसा बता देती है कि भी वो उनका जो आयुष्य तय करके आया था, वो आयुष्य खत्म होने से पहले जब व्यक्ति मर जाता है तो वो दोबारा जन्म लेने का प्रयत्न करके बाकी का आयुष्य भुगतने के लिए वापिस मनुष्य देह धारण करता है। तो यह आकस्मिक घटना में जो लोग मर जाते हैं, तो ये आकस्मिक घटना में एक्सीडेंट के साथ बीमारी से भी मर जाने का भी तो आकस्मिक घटना है। हार्ट अटैक आके मर जाए तो भी वो तो एक आकस्मिक घटना है। तो लोग इससे बचे, क्योंकि जब सब कुछ पूर्व नियोजित ही है तो फिर डॉक्टरों को या शिक्षण को या किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्लास करने की क्या आवश्यकता है? जो होने वाला है होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ? मेरे करने से कोई होने वाला नहीं, कोई रुकने वाला नहीं, किसी का फायदा होने वाला नहीं। तो ऐसा सोच के हम फिर अभ्यास ही छोड़वा दे, ज्ञान का प्रचार बंद कर ले, लोगों को सही रास्ता दिखाना बंद कर ले, तो वो गलत है। तो आकस्मिक घटनाओं के कारण लोगों का देहांत न हो जाए, इसके लिए हमको प्रयत्न करना है, क्योंकि वो मर जाएगा तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और फिर उसमें काफी समस्याएं होती है, क्योंकि जगह नहीं मिलती है। सबसे पहले तो जन्म लेने की जगह नहीं मिलती है, उन लोगों को सही जगह नहीं मिलती है। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। तो व्यक्ति को ऐसी नौबत ना आए, आकस्मिक घटना में उसका देहांत ना हो जाए, उसके लिए आरोग्य शास्त्र, आयुर्वेद और ये सब कुछ रास्ते बताते हैं कि आप इसी तरह जियो जिसके कारण आप मोक्ष रास्ते पे आगे बढ़ सको और आपको अतृप्ति के जगत में जाना न पड़े। तो आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, ये तीनों बीमारी हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। अब ये तीनों जो बीमारी होती है, इसमें सबसे ज्यादा कोई रोल है तो वो है दो भोजन का। एक है नमक और दूसरा है फैट यानी चर्बी। ये दो चीज ये हृदय संबंधी बीमारियों को अंजाम देते हैं। कैसे होता है पहले तो, और क्या होता है उसको पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। बीपी क्या है? तो उसका सिंपल सा मतलब है ब्लड प्रेशर। अब प्रेशर जो है किसका? ब्लड का। तो आपका खून जो घूम रहा है खून की नलियों में, उसका जो प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, वो ब्लड प्रेशर या तो हाई रहता है या तो लो रहता है। तब जाके वो बीपी की बीमारी कहलाती है। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं बीमारी, बीपी की बीमारी यानी बीपी ज्यादा, यानी ज्यादा प्रेशर रहता होगा, वो लोग मान लेते हैं। एक्चुअली वो गलत है। बीपी दो प्रकार का होता है, या तो लो बीपी रहता हो या तो हाई बीपी रहता हो। अब दोनों को समझने का प्रयत्न करो। अब हमारी खून की जो नलियां है वो फ्लेक्सिबल बनाई है भगवान ने। मान लो ज्यादा प्रेशर आ जाए ना तो वो अपने आप फ्लेक्सिबल होने के कारण थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और प्रेशर को रिलीज कर लेगी, उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेगी, रबर जैसी होती है। तो नॉर्मल जो प्रेशर रहना चाहिए, मान लो हृदय को कोई आपको कोई इंसिडेंट, आकस्मिक घटना हो गई और उसके उस टाइम आपके धबकारे ज्यादा बढ़ गए। अब जब पल्स रेट बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है बीपी का, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, खून की नलियों में प्रेशर बढ़ने लगता है। अब ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आपकी जो खून की नलियां है वो रबर जैसी है, इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर है, तो उस टाइम वो नलिया जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी साइज में, उसका
डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो वो प्रेशर को फिर धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जिनकी नलियां हार्ड हो चुकी है, कठिन हो चुकी है, इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, तो उस केस में जो हृदय का पंपिंग बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाते हैं, उस टाइम वो खून की नलियां सॉफ्ट रहती नहीं है, कड़क है, तो इसके कारण वो ब्लड प्रेशर को रिलीज कम नहीं कर सकती और फिर बीपी बढ़ जाता है। फिर वो नली को फाड़ दे और स्ट्रोक भी हो सकता है, तो ब्रेन हेमरेज तक की समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये तब होता है जब नलियां हार्ड हो जाती है, या तो नलियों में जो रास्ता है खून को जाने का, इसके बीच में कोई रुकावट आ जाती है, बीच में कचरा आ गया है, ब्लॉकेज हो चुका है, और इसके कारण वो ब्लड को आगे भेज नहीं सकता है और यहां से धक्का देना चालू है, तो इसके कारण फिर हार्ट अटैक आता है। तो बीपी बढ़ने की वजह क्या है? एक, खून की नलियां हार्ड हो जानी। दूसरा, खून की नलियों में जो रास्ता है उसके बीच में कोई कचरा आ जाना, यानी ब्लॉक हो जाना। और तीसरा होता है ब्लड की विस्कोसिटी, यानी उसकी तरलता। वो पतला खून है तो आसानी से खून आगे चला जाएगा, लेकिन गाटा ठीक है तो वो खून नलियों में आसानी से पास नहीं हो सकता, दूर नहीं जा सकता। तो जब खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, लोही जाड़ू થઈ જાય, उस टाइम भी आपका बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये तीन वजह हो गई: खून की नलियों की इलास्टिसिटी, खून की नलियों में के बीच में कचरा जम जाना, ब्लॉकेज हो जाना, और खून गाढ़ा हो जाना। अब बीपी की समस्या में से बाहर आना है तो आपको पेशेंट को ये तीन में से कौन से कारण उसका बीपी है वो देखना पड़ेगा और उसका रास्ता देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भाई तुम्हारा खून गाढ़ा है तो खून पतला करो, आपकी खून की नलियां हार्ड हो चुकी है तो उसकी हार्डनेस को कम करो, और आपके खून की नलियों में ब्लॉकेज हो चुका है तो आप ब्लॉकेज को निकालो। अभी तीनों काम करने के लिए अलग अलग उसके सुझाव रहेंगे, अलग अलग सुझाव रहेंगे। तो ये बीपी हाई की बातें हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अच्छा, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, तो वो समस्या सिर्फ और सिर्फ हृदय की कैपेसिटी के साथ जुड़ा है। हृदय को जो पंप करके ताकत, फोर्स पैदा करना है, तो हृदय के जो मसल से उसको जो प्रेशर करने के लिए उसको जो सॉल्ट दबाना है, रिलीज करना है, दबाना है, रिलीज करना है, दबाना है, रिलीज करना है। क्योंकि दबाएगा तो खून आगे जाएगा, रिलीज होगा तो बाहर से खून इसके हृदय के अंदर आएगा। तो हृदय बाहर से हृदय के अंदर खून को खींचना है तो सक्शन करना है, उसको खींचना है, तो इसमें प्रेशर नहीं चाहिए। लेकिन ब्लड को आगे भेजना है तो उसको प्रेशर क्रिएट करके भेजना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। खींचने में तो वैक्यूम करना पड़ता है, तब अपने आप आ जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की खून की नलियां होती है, एक के अंदर प्रेशर जाता है और एक अपने शरीर के ऑर्गेन में से, टिश्यू में से खून जो खराब हो चुका है वो खून हृदय में पहुंचता है तो वो बिना प्रेशर से अंदर चला जाता है, उसके लिए प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन खून को कहीं जगह पहुंचाना है तो हृदय से टिश्यू और सेल तक जो खून पहुंचाना है उसको प्रेशर से भेजना पड़ता है। लेकिन जो खून वहां पहुंच चुका है, आपके मसल तक पहुंच चुका है, आपके पैरों तक पहुंच चुका है,
उसको वापस हृदय तक ले जाना है तो उसके लिए प्रेशर की कोई व्यवस्था होती नहीं है और इसकी जरूरत होती नहीं है। वो अपने आप वो खींचता है, सक्शन हो जाता है, वैक्यूम होता है, तब वो खींचता रहता है। तो यहाँ लो प्रेशर का मतलब क्या है कि भी आपकी खून को हृदय से ऑर्गन तक जाने के लिए जो प्रेशर देना है, वो प्रेशर, उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए, जो दबान मर्यादा होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसको लो प्रेशर कहते हैं। तो लो प्रेशर में हृदय की जो स्नायु है उसको प्रेशर क्रिएट करना है। तो स्नायु को काम करना है और काम करने के लिए उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यानी कैलोरी पैदा नहीं हो रही है उठ के वहां। आपके मोटर को पानी अंडरग्राउंड टैंक से ऊपर भेजना है, ओवरहेड टांकी में। अब 220 वोल्ट पावर चाहिए, लेकिन वो 110 वोल्ट ही मिल रहा है, तो मोटर ताकत नहीं कर पाएगी। अब मोटर ताकत ताकत नहीं कर पाएगी तो पानी ओवरहेड के टैंक तक जा नहीं पाएगा, आधे रास्ते में जाएगा और वहीं रुक जाएगा, क्योंकि ताकत नहीं हो रही है मोटर से। बस ऐसी ही समस्या अपने हृदय में होती है। हृदय के मसल्स जब वीक हो जाते हैं तब वो काम नहीं कर पाते। मसल को ऑक्सीजन का पुरवठा नहीं मिलता है तो वो ग्लूकोज को बर्न करके ताकत पैदा नहीं कर सकता है, तो भी ताकत नहीं दे बना सकता। उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तभी भी वो लो प्रेशर हो जाता है। तो उसको जलाने के लिए कोयला चाहिए, कोयला यानी ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दोनों चीज आपके हृदय के मसल्स तक पहुंचने चाहिए। तो वहां तक पहुंचाने का रास्ता क्लीन होना चाहिए, खून की नलियां सही होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज खून से ही जाती है। तो खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, अरे ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। खून के अंदर शुगर का लेवल इतना मेंटेन होना चाहिए जो आपके हृदय के मसल को काम करने के लिए उतनी क्वांटिटी मिलती रहे उसको। अब ये दो नहीं मिल रहे तो भी समस्या। मान लो ये दो मिल रहे लेकिन मसल्स वीक हो चुके हैं, मसल की ताकत नहीं है काम करने की, तो भी लो प्रेशर हो सकता है। अच्छा, हमारे हृदय को कंटिन्यू काम करने के लिए कंटिन्यू उसको करंट देते रहना पड़ता है। तो वो करंट मगज से आता है, छोटी मगज से उसको मिलता है। तो मगज को ये कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल भेजना है, वो चेताएं वीक हो जाएगी तो सही करंट या सही मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो भी उसको हृदय को पता नहीं चलेगा कि मुझे कितना प्रेशर क्रिएट करना है, तो भी समस्या हो सकती है। अच्छा, मगज को ये सिग्नल देने के लिए उसको भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि मगज को काम करने के लिए भी शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना वो काम नहीं करेगा। सिग्नल देना है तो दे नहीं पाएगा। तो मगज को भी खून कम पड़ता है, मगज को खून कम मिल रहा है तो भी वो सिग्नल नहीं दे पाएगा, हृदय तक जाएगा नहीं। हृदय कंफ्यूज होगा, मैं फास्ट चलना है धीरे चलना है। तो ये सब इसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं। तो हृदय को सही क्वांटिटी में ग्लूकोज मिलना चाहिए, सही क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वहां तक पहुंचने का रास्ता सही हो जाना चाहिए। हृदय की ये जहां हृदय के मसल है, वहां पहुंचने की जो खून की नलियां है उसके बीच में रास्ता ब्लॉक है, तो भी नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, आपका हृदय, आपके खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे, खून में दे नहीं पा रहे, तो भी खून की कमी, खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मसल्स को ताकत नहीं मिल पाएगी, हृदय के मसल को जो काम करना है।
तो कोई ना कोई वजह है जो आपके प्रेशर को क्रिएट नहीं करने देता। तो लो बीपी के पीछे भी इतने कारण हो सकते हैं। तो ये बीपी लो या कम बीपी, अब कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज। तो कोलेस्ट्रॉल ये खून में घूमती हुई चर्बी की क्वांटिटी बताता है। जो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एचडीएल और वीएलडीएल। तो एचडी जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, शरीर के लिए गुड है। लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है वो खराब है। क्यों? क्योंकि वो शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जो कोलेस्ट्रॉल पाचन से आंतों से खून में आ चुका है, अब वो खून में घूम रहा है लेकिन शरीर उसका खर्च नहीं कर पा रहा है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जमता है या तो खून में घूमता रहता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल खून में घूम रहा है शरीर उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर में नए सेल बनाने के लिए, उसकी जो सेल की जो दीवार होती है वो दीवार बनाने के लिए चर्बी खत्म हो जाती है, वो यूटिलाइज हो जाती है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो वो नए सेल बनाने में खर्च हो जाता है। लेकिन खराब से कोलेस्ट्रॉल है तो वो सेल बनाने में भी काम नहीं आता, कैलोरी के रूप में भी काम नहीं आता वो कोलेस्ट्रॉल। तो वो खराब कोलेस्ट्रॉल खून में घूमता रहता है, फिर जमने लगता है, खून की नलियों में ब्लॉकेज करने लगता है, लीवर में जमने लगता है, लीवर में ब्लॉकेज होने लगता है, पेंक्रियाज में जमा होने लगता है, जहां जगह मिली वहां जमना लगता है। और नहीं जमता है तो खून में घूमता रहता है। तो खून में घूमता हुआ कोलेस्ट्रॉल भी होता है और अलग अलग जगह जमा पड़ा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो ओबेसिटी भी करता है। चर्बी की ओबेसिटी होती है। अच्छा, ओबेसिटी दो प्रकार की होती है। कई लोगों के शरीर में चर्बी जमा हो जाने के कारण ओबेसिटी होती है, और कई लोगों के शरीर के अंदर मांस मज्जा यानी मसल्स और मांस का ज्यादा ग्रोथ होने से ओबेसिटी होती है। तो जो मांस मज्जा ग्रोथ होने के बाद जो ओबेसिटी होती है वो नुकसानकारक ओबेसिटी नहीं है। जैसे आप जापान के जो सुमो पहलवान होते हैं, तो वो ओबेसिटी उनकी होती है लेकिन वो खराब वाली नहीं है, वो हार्ट अटैक में उसको मार गिरा है ऐसी नहीं होती। लेकिन कई लोगों को चर्बी जमा होने के बाद जो ओबेसिटी होती है वो कभी न कभी मार देने वाली वो खराब ओबेसिटी है। तो खून में घूमता हुआ चर्बी का कण वो अच्छा होना चाहिए, खराब वाला नहीं होना चाहिए। शरीर उसको इस्तेमाल कर पाए, चाहे कैलोरी के रूप में इस्तेमाल कर ले या तो नए सेल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर ले, या तो विटामिन के लिए उसका उपयोग हो जाए, क्योंकि कई प्रकार के विटामिन ये फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो चर्बी के अंदर घुलते हैं वो विटामिन, ऐसे विटामिन होते हैं। तो अच्छी वाली चर्बी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वो नुकसान नहीं करती है। लेकिन जो चर्बी एक बार गर्म हो जाती है फिर शरीर में जाती है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, सिंग दाना को सेक के खाओ, तो सिंग दाना का जो तेल है वो खराब कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, वो शरीर में जाके शरीर उसका सेल बनाने में उपयोग नहीं कर पाएगा, कैलोरी के रूप में उपयोग नहीं कर पाएगा, विटामिन को सॉल्युबल करने के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। तो वो खराब कोलेस्ट्रॉल वो शरीर में खून में घूमेगा, खून को गाढ़ा करेगा, ब्लॉकेज करेगा, खून के रास्ते में रास्ता जाम करेगा, लीवर में जमेगा का, तो लीवर की एक्टिविटी जो केमिकल प्रोसेसिंग करना है, कैलोरी का स्टोरेज करना है, विटामिन्स का स्टोरेज करना है, ये सारे काम में रुकावट होने लगती है। तो खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल
बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए शरीर के अंदर। अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाओ तो कभी बढ़ेगा नहीं। आप खराब ही खाते रहोगे, हाँ, फ्राई की हुई चीजें, गरम किया हुआ तेल, रिफाइंड तेल कच्चा खाओ तो भी बढ़ेगा। कच्ची घानी का तेल गरम करके खाओगे तो भी खराब हो जाएगा। सींगदाने को सेक के रोस्ट करके खाओगे तो भी खराब कोलेस्ट्रॉल जाएगा। वो एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, हार्ट अटैक तक ले जाता है। तो खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। और ब्लॉकेज, तो ये ब्लॉकेज कौन करता है? खराब कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक बार चर्बी खून में चली गई, अब वो पसीने से बाहर नहीं निकल सकती, यूरिन से बाहर नहीं निकल सकती, श्वास से बाहर नहीं निकल सकती। आपके शरीर में से कचरा, शरीर का कचरा, खून में चला गया हुआ खुराक, उसका बचा हुआ कचरा 3 रास्ते से निकाल सकते हो। एक तो पसीने से निकाल सकते हो, यूरिन से निकाल सकते हो, और श्वास के रूप में निकाल सकते हो। अब ये जो कचरा ये तीनों जगह से नहीं निकलेगा, वो शरीर में जमा होने लगेगा, वो आप नहीं निकाल पाते, फिर वो जमने लगता है। तो चर्बी का जो कचरा शरीर कैलोरी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाता, हाँ, उसको बाहर नहीं निकाल सकता, वो कचरा चर्बी का जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो शरीर की जगह हर एक ऑर्गन में जमने लगता है, और वो शरीर की सारी सिस्टमों को इफेक्ट करता है, सारी सिस्टम्स की वर्केबिलिटी को डैमेज करता है। सबसे ज्यादा नुकसान करता है लीवर को। तो ये चर्बी के रास्ते नुकसान, इसमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, ये तीनों चीज ये फैट के, चर्बी, खराब चर्बी खाने के वजह से होता है। अब वैसा काम नमक भी कर सकता है। आप चर्बी ना खाओ, लेकिन नमक को गर्म कर करके खाने का शुरू करो। आपका नमक जो गर्म होके शरीर में जाएगा, वो कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी खून की नलियों में कैल्सिफिकेशन का पड़ जमने लगेगा, और आपकी जो खून की नलियां है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा रहनी चाहिए, लेकिन वो कैल्सिफिकेशन हो जाने से कैल्शियम का पथरी बन जाती है और उसका पड़ हो जाता है। फिर वो खून की नलियां हार्ड हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फिर हृदय जब ज्यादा पंप करता है, तब वो खून की नली फ्लेक्सिबल नहीं रहने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो खून की नलियों को हार्ड करने का काम नमक भी कर सकता है। वही नमक लीवर में भी जमता है। लीवर के अंदर चर्बी का जो स्टोरेज हो जाना चाहिए, वो, क्योंकि नमक के कैल्सिफिकेशन के कारण आपके लीवर के अंदर नमक के गड्ढे हो जाते हैं, पथरियां हो जाती है, जो गोल ब्लेडर में भी आ जाती है और लीवर में भी तो जमने लगती है। आपके पेंक्रियाज में जमने लगती है, किडनी में जमने लगती है। कहीं जहां जहां जगह मिली वहां चर्बी की तरह वो क्षार की पथरियां जम जाती है। तो वो सब हर एक ऑर्गन को नुकसान करती है। हाँ, ये नमक आपकी आंखों में मोतियाबिंद के रूप में भी आती है पूरी जिंदगी नमक खाने से। तो नमक को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। गर्म करके खाओगे तो वो कैल्सिफिकेशन होगा, गर्म नहीं करोगे तो वो नमक कभी कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। अब पानी, पानी होता है ना, इसमें भी नमक होता है जिसको हम टीडीएस कहते हैं। अब पानी को बर्तन में उबालो तो वो बर्तन की दीवारों के ऊपर क्षार जमने लगता है। अब यही पानी में आप नमक डाल के पानी को उबालो तो ज्यादा क्षार जमने लगेगा। तो हम भोजन जब बनाते हैं, नमक को भोजन में डालते हैं, गरम करते हैं और गरम करके खाते हैं, तो वो शरीर में जाके जमने लगता है। वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए नमक ऊपर से डाल के खाओ, उसको गरम करके मत खाओ। ठीक है? तो नमक और ये चर्बी, ये दोनों बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, हृदय संबंधी हर समस्याओं के पीछे वो जिम्मेदार होते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको नमक
गलत तरीके से नहीं खाना है, तेल को गर्म करके खाना नहीं चाहिए। साथ में हृदय का जो काम है उसको सही तरह काम करने के लिए ऑक्सीजन लेवल ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कब रहेगा? जब आपके खून में प्रॉपर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होगी। तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो भी हृदय को पूर्णता ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण जो ग्लूकोज जो कैलोरी के लिए उसको मसल्स को पहुंचाना चाहिए तो वो भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो जितना हीमोग्लोबिन ज्यादा उतना उसका सप्लाई बढ़ जाता है। तो रास्ता कम हो लेकिन यहाँ हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा हो तो कम रास्ते में से भी ज्यादा मटेरियल सप्लाई हो सकता है जब हीमोग्लोबिन ज्यादा हो तो खून की पूर्ति मात्रा होनी वो भी इतनी ही जरूरी है, और वो भी नेचुरल होना चाहिए। खराब हीमोग्लोबिन है तो भी नहीं चलेगा, और नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाना है तो आपको हरी पत्ती खाना जरूरी है। साथ में हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहना चाहिए। तो अल्कलाइनिटी बनी रहनी चाहिए, भोजन हमारा अल्कलाइन ज्यादा होना चाहिए। तो जो कैंगन का जो वाटर अल्कलाइन पानी का मशीन आता है वो काफी बीमारियों में हेल्प करता है, इसीलिए क्यों? क्योंकि वो बॉडी की अल्कलाइनिटी को मेंटेन करता है। अल्कलाइन पानी में जो मटेरियल मिक्स होता है वो कोश के और टिश्यू के अंदर पेनेट्रेशन करने के लिए वो एक्टिव हो जाता है, वो इतना छोटा हो जाता है कि वो पेनेट्रेट कर पाता है। और उसका आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आपको नॉर्मल पानी लेना है और एक अल्कलाइन पानी लेना है। आप दोनों के अंदर आप सेम क्वांटिटी की हल्दी डालोगे आप, तो जो पानी नॉर्मल है उसमें हल्दी डालने के बाद वो पानी जो होता है वो पीला ही दिखेगा आपको, और ज्यादातर जो हल्दी है वो पानी के नीचे बैठ जाएगी, वो पिघलेगी भी नहीं पानी में। लेकिन जो पानी अल्कलाइन है इसके अंदर आप नमक ये हल्दी डालोगे तो वो पूरी हल्दी पानी के अंदर घुल जाएगी, और पानी का कलर पीला की जगह पूरा रेड कलर का दिखने लगेगा। और वो जो नॉर्मल पानी में जो नीचे हल्दी नीचे जमा हो गई है, बैठ गई है, जो नहीं घुली है वो, इसी तरह ये अल्कलाइन के पानी में आपको नीचे बैठी जमी हुई हल्दी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सारी हल्दी पानी में घुल जाती है और उसका कलर भी रेड कलर का हो जाता है। तो ये कोई भी मटेरियल पानी के अंदर अच्छी तरह घुला देना है और शरीर के उसके ऑर्गेन के टिश्यू और सेल के अंदर तक उसको पहुंचाना है, तो उसके लिए अल्कलाइन वाटर चाहिए। पानी आपकी खून की जो क्वालिटी है वो भी अल्कलाइन रहनी चाहिए, एसिडिक नहीं रहनी चाहिए। तो जब भोजन ही आप एसिडिक खाते रहोगे तो खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहेगी नहीं, एसिड ही रहेगी। अब एसिड रहेगा तो आपका भोजन के जो पार्टिकल्स है वो माइक्रो होगे नहीं, छोटे होगे नहीं, और घुलेगे नहीं पानी में, खून में, और जो टिश्यू और सेल तक उसकी क्वांटिटी पहुंच जानी चाहिए वो पहुंच नहीं पाएगी। अल्कलाइन होगा तो अपने आप पहुंच जाएगी। तो खून की पीएच वैल्यू भी मायने रखती है। अब जो बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज वाले पेशेंट हैं उनके लिए क्या करोगे? तो हमारी सिस्टम क्या कहती है? पेशेंट को 16 घंटा उपवास करवाना है, 8 घंटे के बीच में ही भोजन लेना है। 8 घंटे के बीच में जो भी भोजन ले वो ज्यादातर अल्कलाइन ही लेना है, यानी कच्चा ही लेना है। उनकी खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़े, न्यूट्रिशन ज्यादा मिले, इसके लिए हरी पत्तियों का डोज ज्यादा देना है। तो वो और अल्कलाइन फूड लेंगे, हरी पत्ती ज्यादा खाएंगे, तो उनकी जितनी भी ये समस्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, बीपी की समस्या है, वो सब में उसको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मान लो ब्लॉकेज हो चुका है, कैल्सिफिकेशन हो चुका है, तो वो कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो चुका है तो उसके लिए उसको खट्टे फल लेने पड़ेंगे।
लेकिन खट्टे फल एसिडिक होते हैं, तो वो फास्टिंग के समय उसको खट्टे फल देने हैं। जहाँ उपवास का टाइम है सुबह से दोपहर तक का, तो उस टाइम वो खट्टे फल लेके अपनी बॉडी का कैल्सिफिकेशन जहाँ जहाँ जमा है उसको पिघालने का काम करे। तो नमक के कारण जो समस्या आई है उसके लिए वो खट्टे फल लेने पड़ेंगे। चर्बी के कारण जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी वाली चर्बी का डोज लेना पड़ेगा, यानी लीवर क्लींजिंग का जो विधि हमने आपको दिखाया था, वो लीवर क्लींजिंग करने से उसके शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जहाँ जमा पड़ा है, लीवर में जमा पड़ा है, गोल ब्लेडर में हो चुका है, तो नमक और चर्बी के सारे गट्ठे लीवर से पिघल लूज होके वो मल के रास्ते, आंतों के रास्ते बाहर निकाल सकते हो। तो लीवर क्लींजिंग ये हृदय बीमारी वाले के लिए सबसे बढ़िया है, वो आसान है, झड़प से वो परिणाम देता है। और फिर रिपेयरिंग के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, अल्कलाइन फूड चाहिए और हरी पत्ती चाहिए। तो ये सब लेने से उसको लाभ मिलता है। ब्लॉकेज को पिघालने के लिए अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल देना पड़े, तो इसमें लहसुन, कच्चा लहसुन, हाँ लहसुन लोग गरम करके खाते हैं, गरम करके लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो गरम करके लहसुन खाओगे तो ब्लॉकेज बढ़ाएगा, कच्चा लहसुन खाओगे तो ब्लॉकेज को कम करेगा। अच्छा, लौकी होती है, दूधी गुजराती में कहते हैं। अब दूधी को काटो बीच में से, तो उसकी किनारी के धार पे आपको चिकना प्रवाही निकलता है ब्राउन कलर का। तो वो जो चिकना प्रवाही है वो ब्लॉकेज को कम करने का काम करता है, लेकिन जो चिकास है उसको आप गर्म करके खाओ तो वो ब्लॉकेज बढ़ाने का काम करता है। तो लौकी की आप सब्जी बनाओगे, उसका सूप बना के पियोगे तो वो ब्लॉकेज बढ़ाएगा, लेकिन कच्ची लौकी की जो छिलका है, वो छिलके का जो चिकना प्रवाही है, वो कच्चा खाओगे तो वो ब्लॉकेज को कम करेगा। इसी तरह मूंगफली के दाने को पानी में भिगो के खाओगे तो ब्लॉकेज कम करेगा, लेकिन वही मूंगफली को आपको सेक के खाओगे, तो गर्म करके खाओगे तो वही तेल आपके शरीर में ब्लॉकेज को बढ़ाएगा। तो ये आसान समझ है, किसके कारण समस्या खड़ी हुई है, उससे रिवर्स होना है। जो खुराक खाने से समस्या बढ़ती है वो खुराक को बंद करना है। अच्छे वाले खुराक जो कचरे को तोड़ने का काम करे, कचरे का निकाल करे, फायदा करे, ऐसा भोजन बढ़ाना है। शरीर के लिए जो चीजें की जरूरत है उसको भी देना है, क्योंकि लोग अल्कलाइन फूड भी नहीं खाते हैं, हरी पत्ती भी नहीं खाते हैं, हीमोग्लोबिन सही नहीं होता है, न्यूट्रिशन तो देते ही नहीं, और साथ में विटामिन्स, विटामिन के लिए आपकी आंतों में प्रोबायोटिक एक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। तो विटामिन बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आप दो तरह ले सकते हो, या तो देसी गाय के दूध का बनाया हुआ दही, वो प्रोबायोटिक भी ले सकते हो, या तो हवा में से आप लिटिल मिलेट की इमली बना के उसका भी प्रयोग करके आप विटामिन बना सकते हो। लेकिन हवा के जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के लिए आप उपयोग कर रहे हो वो गंदी जगह वाले नहीं होने चाहिए। तो शहर में जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो, ऐसी जगह आपको ये हवा के बैक्टीरिया का उपयोग करके आपको इमली बनानी नहीं चाहिए, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ाने नहीं चाहिए, वो नुकसान करेंगे क्योंकि अच्छे वाले नहीं होंगे। जहाँ फ्रेश एयर है, हरियाली ज़्यादा हो, गांव का इलाका है, प्रदूषण न हो, ऐसी जगह जो अच्छा श्वास लेने वाली जगह वातावरण हो, जहाँ पर पॉल्यूशन हवा में न हो, ऐसी जगह वाली जगह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए अच्छे काम में आते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो हिली एरिया पे जाने के कारण लोगों की सेहत अच्छी होने का वजह क्या है कि पॉल्यूशन में रहते उनके शरीर में समस्या बढ़ती रहती है। जब हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वाला ज़्यादा ऑक्सीजन वाला हवा उसको मिलती है, वहाँ बैक्टीरिया भी प्रोबायोटिक अच्छे हो जाते हैं जो शरीर में जाके अपना काम शुरू कर लेते हैं, विटामिन्स बनाना शुरू कर लेते हैं, तो वो फायदा उनको हिली एरिया में ज़्यादा मिलता है। तो हेल्थ के लिए हिली एरिया, अपने घर के आसपास भी ग्रीनरी होनी चाहिए।
तो ये सब बेनिफिट देते हैं। अच्छा, बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को मान लो कोई लोग डाइट से कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं, तो फिर उनके लिए प्रोडक्ट में उनकी पेट की सफाई के लिए मल शुद्धि गोली का प्रयोग करें, त्रिफला का प्रयोग करें, कोई पाउडर का भी उपयोग कर सकते हो, गोली का भी उपयोग कर सकते हो, एनिमा का भी उपयोग कर सकता है। हरी पत्तियों के ऑप्शन में ग्रीन जूस पाउडर होता है, या तो ग्रीन हरी पत्तियों की सुपर ग्रीन टेबलेट होती है, वो पानी के साथ भोजन से पहले लेना रखे। और ब्लॉकेज को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे यहाँ हृदय अमृत टॉनिक होता है, जिसके अंदर लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल साइडर विनेगर और शहद, ये 5 चीजों से बनाया हुआ अद्भुत टॉनिक है। वो ब्लॉकेज है तो 2-2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ 3 टाइम दिन में खाली पेट ले। कोलेस्ट्रॉल बीपी वाले 2 बार ले और प्रिकॉशन वाले 1 बार ले। तो इस तरह वो टॉनिक लेने से भी उनको ब्लॉकेज में और कोलेस्ट्रॉल में राहत मिलनी शुरू हो जाती है, बीपी की बीमारियों में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये 3 प्रोडक्ट, पेट सफाई की, हरी पत्तियों की प्रोडक्ट और ये कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को निकालने वाला टॉनिक, इसके साथ एक्स्ट्रा जो चाहिए, तो जिसको खून की कमी है वो लोग फिनला का प्रयोग करें, प्रिकली पियर्स, इससे उनकी खून की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ में शरीर का माइक्रोटॉक्सिन निकालना है तो हिमालयन बेरी का भी उपयोग कर सकते हैं। और विटामिन की समस्या से पीड़ित है तो उन लोगों के लिए विटामिन बी और विटामिन डी की कैप्सूल जो स्पिरुलिना में से बनाया हुआ है, उसका भी प्रयोग आप करवा सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भी आप प्रयोग करवा सकते हो। तो ये सब प्रोडक्ट हमारे शाहीबाग सेंटर पे उपलब्ध है, और आप आउट ऑफ स्टेशन रहते हो तो आपको कुरियर से भी उपलब्ध हम करा सकते हैं। तो ये बीपी की बीमारी के बारे में, अब जो लोग दवाई खाते हैं बीपी की, खून पतली करने वाली, तो उन लोगों के लिए ध्यान ये रखना है कि जो लोग डाइट सिस्टम पे आते हैं वो अपनी बॉडी का चेकअप बीपी का हर 2 दिन में कराए। और क्योंकि भोजन जब बदल देता है व्यक्ति, तब उसका बीपी का जो प्रेशर होता है नॉर्मल होने लगता है। फिर जो बीपी दवाई खा के जो कम हो रहा था, इसकी जगह अब अपने आप कम होने लगता है, तो फिर दवाई खाने से उसका बीपी और लो हो जाता है। तो वो अपने बीपी का स्टेटस हर 2 दिन में चेक करते रहे, और जैसे जैसे उसका नॉर्मल बीपी होता जाता है और बीपी की गोली खाने के बाद जो बीपी लो हो जाता है, उससे भी उसको बचना चाहिए। नहीं बचेगा तो फिर उसको लो बीपी हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। तो बीपी की दवाई चेक करके करके धीरे धीरे लेना है। अच्छा, लोग बीपी की गोली सुबह में लेते हैं। मेरे हिसाब से कभी भी कोई बीपी की गोली सुबह में नहीं लेनी चाहिए, रात को सोने के टाइम ही बीपी की गोली लेनी चाहिए। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है वो आप समझो। जब व्यक्ति सुबह में बीपी की गोली लेता है, अब मान लो उसकी जो बीपी की गोली का जो इफेक्ट होती है वो 24 घंटा रहना चाहिए दूसरे दिन सुबह तक। अब मान लो उसकी बीपी की गोली की इफेक्ट आधी रात को खत्म हो गई और आधी रात को बीपी बढ़ गया, तो अभी वो नींद में है, उस टाइम बीपी बढ़ गया, तो फिर हो सकता है कि कुछ और हो सक जाएगा, उसको स्ट्रोक आ जाएगा, लकवा पड़ जाएगा, कोई ना कोई कुछ भी हो सकता है, या मर भी सकता है व्यक्ति। तो सुबह में खाई हुई गोली की इफेक्ट आधी रात को खत्म हो सकती है, लेकिन आपने आधी रात को, जो रात को सोने के टाइम जो बीपी की गोली खाई है, उसकी इफेक्ट मान लो दूसरे दिन दोपहर तक खत्म हो गई, तो आप उस टाइम जागते हो, आप सोए नहीं हो, आपको पता चलने लगता है कि भी मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, बीपी क्या बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम आप जागते हो, तो अपने आप को बचा सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो, आपका खुद का चेक करके उस टाइम जरूरत है तो दूसरी गोली भी ले सकते हो, तो आपको बचने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर सुबह में ही बीपी की गोली इसीलिए खिलाते हैं कि वो पेशेंट आधी रात को उसकी बीपी की गोली की इफेक्ट
जब भी कम हो जाए तब वो आधी रात को फंस जाए और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, और आधी रात को जो पेशेंट आता है ना, उसका माइंड वॉश करके उसका ऑपरेशन या उसको आईसी में दाखिल करके उसके पास से जितने पैसे खर्च लूट लेने हो उतने लूट ले सकते हैं वो लोग। तो ये भी बहुत बड़ा धंधा है उन लोगों का। कोई डॉक्टर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप बीपी की गोली रात को खाओ, वो सुबह में ही खिलाएंगे। उनको पढ़ाया ही ऐसा जाता है कि आपको सुबह में ही देनी चाहिए, और डॉक्टर उसको फॉलो करते हैं जो कॉलेज में पढ़े हुए हैं। उनको ये पता नहीं चलता है कि सुबह की जगह शाम को लेने से रिस्क कम हो जाता है, तो क्यों नहीं हम शाम को एडवाइस करें। लेकिन नहीं करेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि आधी रात को जो पेशेंट, और आप चेक करना, जितने हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं ना, अब 90% हार्ट अटैक के पेशेंट को हार्ट अटैक रात को 12 बजे से लेके सुबह 5 के बीच में ही आते हैं, और आधी रात को ही उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और उस टाइम फैमिली के मेंबर लोग घबरा जाते हैं, और घर वाले को डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको तो इमरजेंसी में अटैक आया है, या ऑपरेशन करना पड़ेगा या तो स्टेंट रखना पड़ेगा, बोलो क्या डिसीजन लेना है, अर्जेंट बोलो, नहीं तो जीव का जोखम है। और ऐसा करके पेशेंट का ऑपरेशन कर लेते हैं, और कोई ना कोई जुगाड़ करवा लेते हैं। तो ये बहुत गलत रास्ते पे ये पूरी सिस्टम चल रही है। तो गोली लेने वाले को गोली बंद नहीं करानी है, लेकिन उसको मॉनिटर करना है, चेक करते रहना है कि भाई उनकी ये डाइट बदलने के बाद उसकी स्थिति क्या हो रही है। वो चेक कर कर करके धीरे धीरे करके उसकी गोलियों में से उसको बाहर निकालना है। अच्छा, एक बार गोली में से बाहर आ जाए, फिर 1 हफ्ते 15 दिन के लिए भी उसको चेकअप करते रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीपी की गोली बंद करने के बाद बीपी की गोली के अंदर जो रेसिड्यू पड़ी है गोलियों की कचरा, उसके कारण 1 हफ्ता तक उसका बीपी नॉर्मल दिखता रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा बीपी खत्म हो चुका है, लेकिन वो पहले पूरी जिंदगी खाई हुई गोलियों की साइड इफेक्ट के कारण वो 1 हफ्ता नॉर्मल दिखाता है। लेकिन 1 हफ्ते 15 दिन के बाद उसका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उस टाइम पेशेंट को और कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वो चेक नहीं करता है, और फिर वो अचानक बीपी उसका बढ़ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपका बीपी हफ्ता 10 दिन के लिए नॉर्मल आया हो बिना दवाई से, तो भी आपको फ्रीक्वेंटली 2-3 दिन में एक बार बीपी अपना चेक करते रहना चाहिए। कम से कम 6 महीने तक चेक करते रहना चाहिए, और उसको कंफर्म करना चाहिए कि नहीं, अब मेरा डाइट सही है, मुझे बीपी नहीं रहता है, और कंटिन्यू चेक किया है, और उसके चेक करने के बाद ही वो कॉन्फिडेंट होके बीपी की गोली छोड़ सकता है। नहीं तो हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि भाई डाइट बदल दिया, हफ्ते में बीपी की गोली छूट गई, हाँ डाइट चालू रहा तब तक कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जैसे डाइट में छूट लेना शुरू कर लिया उन्होंने, और अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगा, और फिर उसको पता ही नहीं चलता है, और बीपी अचानक उसको मार गिराती है। हाँ, तो ऐसे पेशेंट भी हमने देखे हुए हैं। तो किसी भी चीज में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होके दवाई बंद नहीं कर लेनी चाहिए। हर एक दवाई बंद करने के बाद भी उसको चेक करते रहना चाहिए, आप कहीं कोई गलती करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि गलती करोगे तो वो फिर दिखाई देगा, चेक करोगे तब। आपने खाने में छूट ज्यादा ले ली, तो आपका शरीर जब बीपी चेक करोगे तो मशीन तो बोले बताएगा। मशीन ऐसा कोई किसी की शर्म नहीं रखता है कि भाई ये तो मेरा सेठ है, मैं उसको बीपी दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। तो वो तो होगा तो दिखाएगा। तो चेक करते रहना, मशीन कभी गलत नहीं दिखाता है। हाँ, मशीन में गड़बड़ी हो और गलत दिखाए वो बात अलग है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो हमेशा अलर्टनेस रखनी बहुत जरूरी है। दवाई में से बाहर आ जाने के बाद भी हर हफ्ते में 1-2 बार बीपी चेक करते रहना चाहिए। थोड़े 1 आध साल तक उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, और उसको ये भी पता रहना चाहिए कि ये मेरा बीपी क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने डाइट बदला है। अब डाइट में वो छूट लेने शुरू कर लेगा और भोजन वापिस चालू कर लेगा, पकाया खाना, तो फिर उसको अलर्ट रहना चाहिए कि भाई मेरा बीपी अभी नॉर्मल है, लेकिन मैं चेक करता रहूंगा,
और जैसे वो दिखना शुरू हो जाए तो फिर या तो दवाई चालू करे या तो फिर भोजन बदलना शुरू कर ले। हाँ, तो वो दो ही रास्ते हैं। बाकी वो नहीं करेगा और अपने आप को फिर कॉन्फिडेंस में रहेगा तो फिर दोबारा फंसेगा और फंस जाएगा और शायद मान लो मर गया तो फिर वो भूत बनेगा और भूत बन के उसको दोबारा जन्म लेने की नौबत आएगी। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रख के आपको पेशेंटों को एडवाइस देना है। सर, कोलेस्ट्रॉल माटे आप के लिए आपने जो बोला हरी पत्तियों का, तो वो जरा रिपीट करेंगे, क्या बोला? हरी पत्तियों का वो पाउडर लेना चाहिए, क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, हरी पत्ती ताजी खानी बहुत अच्छी है, लेकिन हरी पत्ती कोलेस्ट्रॉल को नहीं कम करती है। हरी पत्ती का काम है हरा रंग देना, जो हेमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में से हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन से क्या होता है कि हृदय को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ज्यादा ग्लूकोज मिलने शुरू हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को भी पकड़ना, ग्लूकोज भी पकड़ के ले जाना। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो हृदय को ज्यादा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उसका हृदय को डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, हृदय के मसल्स को पूर्ति काम करने की ताकत भी मिल जाएगी। न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगी हरी पत्तियों से, तो हृदय के जो मसल्स है उसका मेंटेनेंस भी अच्छी तरह हो जाएगा। तो तो पत्तियों आपने का काम कोलेस्ट्रॉल कम करना नहीं है, लेकिन दूसरा उसका सपोर्ट देना है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा और खराब कोलेस्ट्रॉल को तोड़े ऐसी चीज खानी पड़ेगी। तो तो आपने कच्चे जो बोला, फल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कोल्ड प्रेस तेल बिना गर्म किया हुआ, वो दोनों दोनों चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा काम करती है। तो लीवर क्लिंजिंग में दो क्या करते थे, हम नींबू का रस देते थे और तेल देते थे। तो ये दोनों का काम क्या है कि भाई क्षार के कचरे को भी तोड़ना है, चर्बी के गट्ठे को भी पिघालना है। ये दोनों को पिघाल देगा, खराब कोलेस्ट्रॉल को डाइल्यूट कर लेगा, अच्छे में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अच्छे की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो खराब का लेवल अपने आप कम हो जाता है, तो रिस्क कम होने लगता है पेशेंट का। और उसका खराब कोलेस्ट्रॉल टूट जाने के बाद यूटिलाइज भी हो जाता है। तो सही डाइट से सारा फायदा आप ले सकते हो। जो जो आपने स्पिरुलिना बोला, तो वो खाने से पहले लेना चाहिए? नहीं नहीं, स्पिरुलिना भोजन के बाद भी ले सकते हो आप। स्पिरुलिना क्या है, स्पिरुलिना में आप दूसरी पत्तियों का पाउडर लोगे या ताजी पत्तियां लोगे, तो स्पिरुलिना के अंदर जो वॉल्यूम के हिसाब से जो क्लोरोफिल की क्वांटिटी होती है वो दुनिया के किसी भी पत्तियों के कंपैरिजन में 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। तो स्पिरुलिना हमारे लिए सुपर फूड है। अच्छा, स्पिरुलिना में से बनाए हुए फर्मेंटेशन करने के बाद बनाए हुए विटामिन B12 और विटामिन डी, क्योंकि खून की कमी के पीछे विटामिन बी भी जिम्मेदार होता है, तो हमारे यहाँ स्पिरुलिना के पाउडर के साथ विटामिन बी और विटामिन B12 और विटामिन डी वो ब्लेंड किया हुआ कैप्सूल, स्पिरुलिना के साथ ब्लेंड किया हुआ कैप्सूल अवेलेबल है। तो दो काम एक ही कैप्सूल में हो जाते हैं, हरी पत्ती भी मिल जाती है स्पिरुलिना की और इसके साथ वो विटामिन का भी डोज मिल जाता है। तो वो भोजन के बाद आप हर एक पेशेंट को आप दे सकते हो। સર મારે એક વાત કહેવી છે, આ કોલેસ્ટ્રોલ માટે મેં એક જણનું રિઝલ્ટ લીધું હતું, 250 બીપી રહેતું હતું, હાઈ બીપી. એમને હળદર અને લસણનો પ્રયોગ મેં કરાવ્યો હતો અને એમની ગોળીઓ છોડી દીધી હતી. વર્ષો સુધી પછી એમણે ગોળીઓ નથી લીધી અને એ ઘણા વર્ષ સુધી ગોળી વગર જ રહ્યા હતા. नहीं तो તો તમે એ લસણનો પ્રયોગ એવો છે, સવાર સાંજ लसन से હળદર. क्या हुआ, लसन से क्या हो कि लसन जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लॉकेज को कम करता है। પણ એને લેવાની રીત હું કહું છું છે. હા સર, એ કોને જરા કેવી રીતે હતું પ્રયોગ? એ લસણ સારું છે, પણ એ લેવાની જે હું રીત જે કહું છું એનાથી એકદમ વધારે સારી અસર થશે. એ જ્યારે જમવા બેસો ને ત્યારે પહેલો કોળિયો તોડો, એને શાકની રોટલી શાક બનાવીને કોળિયો તૈયાર કરી લો અને એની અંદર એ પછી લસણ ફોલો
અને એ કળી લસણની કળી એ ચોકવાડિયામાં છુપાડીને ખાઓ, કાચી તાજી 1/2 મિનિટની અંદર એ ખવાઈ જવી જોઈએ, તો એમાં જે એક તત્વો એ ઉડી નથી જતા, નહીંતર હવામાં ઉડી જાય છે. અને એ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા માટે જે તત્વ છે એ એમાં તો જ અવેલેબલ રહે છે. એટલે અને એની એક વધારે સારી એક જ અસર. सही है। લસણની કળી, એક જ લસણની કળી પહેલા કોળિયાની સાથે, 3 થી 4 જેવું તમારું કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ એ પ્રમાણે તમારે લેવાની. પણ એક જ કોળિયામાં મૂકી नहीं, દેવાની. इसमें आप कोरिया- ऐसी ऐसी 3 या 4 की क्वांटिटी तय नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पेशेंट की अंदर कितना પેશન્ટની खराब कोलेस्ट्रॉल है, તાસીર જોવી कितना પડે, એને ब्लॉकेज है, કેટલું કોલેસ્ટ્રોલ છે. तो सब उसके ऊपर मायने रखता है। आप उसका कोई એ તો મેં क्वांटिटी तय પહેલા જ नहीं कर કહ્યું. सकते भी ये 2 खाने से उसका हो जाएगा, 3 खाने ના से। ના એવું નથી કહેતી હું, જેટલું જે પ્રમાણ હોય એ પ્રમાણે શરીરનું વજન હોય, હા. કોલેસ્ટ્રોલ કેટલું રહ્યું છે, हाँ કેટલું જૂનું છે, શું છે, એને કેવી એની પ્રકૃતિ છે, એ બધું જોઈને એ પ્રમાણ નક્કી કરવું પડે. जी। એક એક તો ખાઈ જ શકાય ને, એક ખાવ તો ફાયદો થાય જ ને એકથી એટલો. શરૂ કરવાનું, પછી એકમાં માફક આવે તો પછી એકથી देखो, વધારે आप બીજું खराब कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो तो उसकी साइड इफेक्ट से बचने के लिए अच्छा वाला खाना पड़ेगा। आप पाप करोगे तो उससे उसके फल से बचना है तो फिर पुण्य करने पड़ेगी, ऐसी बात है। અને બીજું તમે શરૂઆતમાં જે વાત કરી ને પૂર્વજની, એનું મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું, મારા દીકરાને ને મારા ઘરના બધાને પૂર્વ પેલું કુંડળીમાં છે हम्म, પિતૃદોષ. પછી મારે જ્યારે પ્રેગ્નન્સી હતી ત્યારે મેં આ પિતૃદોષ માટે વિધિ કરાવી હતી. આમળાના ઝાડ નીચે જમવાનું, ઠંડુ ખાવાનું, અને બ્રાહ્મણને લઈ જઈને આકાશની અને ધરતીની પૂજા કરી, અને આખા કુટુંબે ભેગા થઈને ત્યાં જમવાનું આમળાના ઝાડ નીચે, એ બધી વિધિ કરી હતી. તો મારા દીકરો જે આવ્યો ને એના કુંડળીમાં પિતૃદોષ નથી આવેલો. એટલે ये सब जो है वो सब प्रूवन है, लेकिन ये सही तरीके से होना चाहिए। हाँ गलत तरीके से होगा तो फिर उसका फायदा नहीं भी मिल सकता। हाँ, અને બ્રાહ્મણ બી कराने સારા वाला હતા ને, ब्राह्मण भी सही होना चाहिए, हाँ। विधि करने वाले का भी मन सही મન શાંત રહેવું. पॉजिटिव પૂરા माइंड મનથી रख के करना પ્રાર્થના पड़ेगा કરવી પડે આપણે. ना, પ્રાર્થના પૂરા तब મનથી जाके કરવી. सब સર होता આજનો है। સવાલ એક હતો, जी बोलो। HDL વધારવા શું કરવું ને LDL ઘટાડવા શું કરવું, हम्म, એનું તમે જરા એકવાર ફરીથી જો કહો ને. देखो, HDL કઈ રીતે हाँ, વધે? मैं वही समझाऊंगा। पहले HDL और LDL को समझो। HDL का मतलब है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब आप मूंगफली कच्ची खाओ तो वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, मूंगफली को भिगो के खाओ वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो वो सब HDL बढ़ाने का काम करते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए काम करता है। કઈ अच्छा, કઈ વસ્તુ HDL માટે? जो तेल बिना गर्म किया हुआ है वो सारे पानी में भिगोया हुआ तेल जो है ये सब अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। सब सीड में से अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बिना रोस्ट किए हुए सारे सीड वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है। अब आपने मूंगफली को गर्म किया, सेका, तो वो VLDL हो गया, वो खराब कोलेस्ट्रॉल हो गया। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, जो लोग खराब कोलेस्ट्रॉल वाला खाते हैं लेकिन उसकी मुंह की सलाइवा उसके अंदर मिक्स करते हैं और धीरे धीरे चबा 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 करके खाते हैं, तो ऐसे लोगों को एक खराब कोलेस्ट्रॉल की साइड इफेक्ट्स इतनी नुकसान नहीं करती जितनी जो लोग बिना चबाए खाते हैं। आप मुंह के अंदर तेल ले लो, थोड़ी देर के लिए कुल्ला करो, आप इसके अंदर मुंह की सलाइवा इकट्ठा करो, फिर उसको बाहर निकालो, तो आप देखोगे कि भी वो तेल नहीं होगा, वो तेल पानी में लार के अंदर मिक्स हो गया होगा, तो खराब कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छे में कन्वर्ट कर सकता है। तो मुंह की सलाइवा इतनी ही काम की है। मान लो आपने तड़का लगाया हुआ तेल खाया है, फ्राई किया हुआ तेल खाया है, लेकिन मुंह की सलाइवा के साथ वो मिक्स होके जाएगा तो उसकी काफी नुकसान से बच जाओगे। तो जो लोग धीरे धीरे चबा चबा के रस करने की आदत वाले 100 साल जी लेते हैं, तो वो हर रोज तड़का लगाया हुआ सब्जी भी खाते हैं, कभी कभी फ्राई किए हुई चीजें भी खाते हैं, फिर भी वो 100 साल जी लेते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चबा के खाते हैं, तो मुंह की सलाइवा के साथ खाते हैं, तो वो खराब कोलेस्ट्रॉल पेट में डालने के बावजूद भी उन लोगों को समस्याएं बड़ी आती नहीं है, तो वो बच जाते हैं।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहली ध्यान क्या रखना है, अपने सब व्यक्तियों को, घर के सारे मेंबर्स को धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डलवा दो। मान लो कभी कहीं भी कुछ खराब चीज आ भी गई तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, नुकसान से बच पाओगे आप। मान लो आप अच्छा तेल खा रहे हो लेकिन चबा के नहीं खाओगे तो भी नुकसान है। मान लो आपने सिंगदाना खाया कच्चा, चबाया नहीं, तो वो तेल शरीर में गया और आपने मेहनत नहीं की तो वो शरीर में गर्मी में पड़ा पड़ा धीरे धीरे खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो सालों बाद वो भी नुकसान करेगा। मान लो उनको आपने चबा चबा के रस करके खाया और आप मेहनत नहीं करते हो तो भी आपका रिस्क कम हो जाता है। तो अच्छा खाना, लेकिन खाने के बाद शरीर उसको कंज्यूम न कर पाए तो भी समस्या है। तो बेटर ये है कि भाई आप मेहनत नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, लेकिन चबा के खाने की आदत में होगे तो अच्छा या बुरा कोई भी खुराक आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा खाने के बाद भी जब चबा के नहीं खाओगे तो भी नुकसान करेगा। तो खाने की आदत सबसे ज्यादा मायने रखती है शरीर की हेल्थ के लिए। तो धीरे धीरे चबा के खाने की आदत सबको ज्यादा ध्यान पे रखना चाहिए। સાહેબ એ બરાબર છે, પણ જેને એલડીએલ ઘટાડવું, એલડીએલ એટલે ઘટાડવું પડે ને એચડીએલ એટલે વધારવું પડે, તો એને हाँ, શું तो આમ જેમ કે લસણ ને आपको क्या દૂધી શું? करना है, एलडीएल तो अंदर है ही। अच्छा, ને એને एलडीएल ઘટાડવાનું હોય ને? बढ़े नहीं, इसके लिए क्या હમ करना है, आपको तड़का लगाया हुआ तेल, फ्राई किया हुआ तेल, गरम किया हुआ तेल, रोस्ट किया हुआ तेल, वो बंद करना पड़ेगा। तो पहले अंदर एडिशन जो हो रहा है उसको बंद करो। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एचडीएल को बढ़ाना है। तो कच्ची घानी का तेल खाना शुरू करो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, खराब तेल खाने का बंद कर लो, तो वीएलडीएल कम होने लगेगा, एचडीएल बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया? ને લસણ શાના માટે? લસણ ને દૂધી કયા लहसुन કોલેસ્ટ્રોલ के કરતો? अंदर क्या है, चिकास है। હમ तो वो एचडीएल है, वो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। लहसुन के अंदर जो चिकास है उसका काम है। आप लौकी खाते हो तो दूधी को जब काटते हो तो उसकी किनारी की धार जो है वहां ब्राउन कलर की चिकास प्रवाही निकलती है, चिकनी प्रवाही निकलती है। तो वो वीएल एचडीएल है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो खराब को कम करने का काम करेगा। लेकिन वही लौकी को आप पका के खाओगे, सब्जी बना के खाओगे, तो फिर वो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। सर जी। सर अगर बादाम है तो बादाम ने हमने भिगोया हम्म और नहीं भिगोया वाली बादाम, तो दोनों की इफेक्ट सेम, दोनों से ही एचडीएल बढ़ता है, भिगोई हुई बादाम और नहीं भिगोई हुई बादाम, तो एचडीएल दोनों। बढ़ता है, लेकिन हाँ। भिगोई हुई बादाम खाओगे तो आपके शरीर को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको खर्च करने के लिए। लेकिन आपने कच्ची बादाम खाई और आपके शरीर ने मेहनत नहीं की तो आपके शरीर में जाके लंबे समय पड़ी रहेगी वो चर्बी जो एचडीएल है, लेकिन शरीर उसको खर्च नहीं कर पाएगा, तो फिर लंबे समय के बाद भी वो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटर ये है आप भिगो के खाओ, तो शरीर मेहनत नहीं करेगी तो भी शरीर उसको खर्च कर लेगी, उसका रेसिड्यू इफेक्ट रहेगा नहीं, बचेगा ही नहीं, वो शरीर उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो सर ये जो सीड है, तिल है, उस वो सब में ही अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है, बरोबर? हाँ, तो सर वो सब तो हम भिगो के नहीं खा सकते ना, सीड क्यों है, नहीं खा तिल है सकते? वो। क्यों नहीं खा सकते? अच्छा, वो सीड्स को भी भिगो के खाना है? हाँ, भिगो के खाने का ही फायदा है ज्यादा, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है। ओके। और सर ये हृदयामृत का वो कैसे बनाते हैं? इसमें अदरक का जो आदू कहते हैं हाँ। का जूस निकालना पड़ता है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, प्योर ओके। रस निकालना है। इसी तरह लहसुन का प्योर रस निकालना है, इसी तरह नींबू का प्योर रस निकालना है, और एप्पल साइडर विनेगर। तो लहसुन, अदरक
नींबू और एप्पल साइडर, ये चारों सरखे हिस्से के लेने हैं। मान लो 50-50 ml लिए तो 4 का टोटल हो गया 200 ml। अब 200 ml के अंदर 200 ml शहद डालना है, ओके प्योर होना चाहिए शहद। तो ये 400 ml हो गया। अब ये आपका हृदय अमृत टॉनिक, इसमें 50% शहद इसीलिए ऐड करना पड़ता है क्योंकि लहसुन का रस, नींबू का प्योर रस, अदरक का प्योर रस और एप्पल साइडर प्योर, ये इतने तेज है कि आप वो सीधा पियोगे तो आपकी अन्न नली से लेके आपके स्टमक की सारी अंदर की जो जठर रस पैदा करने वाली ग्रंथियां है सारी डैमेज हो जाएगी और आपके शरीर के अंदर इतना पित्त बढ़ जाएगा कि अल्सर तक हो सकता है। ओके इसीलिए 50% शहद होना चाहिए। और ये लिक्विड भी सीधा तो पीना ही नहीं है, उसको 1 गिलास पानी में ये आधा शहद वाला लिक्विड टॉनिक 1 गिलास पानी में आप मैक्सिमम 2 चम्मच डाल के पी सकते हो। ओके तो वो डायरेक्ट भी तो पीना नहीं है, ओके ये भी ध्यान रहे, नहीं तो बहुत स्ट्रांग होता है। सर लहसुन का रस निकलता है, बहुत कम निकलता निकलता है है ना। ना, ये तो सबसे बड़ी समस्या यही है। हम बनाते हैं, हमको पता है जो लहसुन का रस निकालने वाले जो होते हैं कारीगर, हाँ, उसके हाथ की चमड़ी भी फट जाती है, इतना स्ट्रांग होता है और निकालना बहुत मुश्किल है। हम्म मेहनत का सर काम है, घर पे बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने फिंडला जूस के लिए भी आपको मैसेज किया था, वो चाहिए था। हाँ, तो वो आप पूरा एड्रेस और સાહેબ सब આ कुछ भेज कर लो। લસણ વાળું પિત્ત પ્રકૃતિ વાળાને લેવાય કે પછી ના हाँ, લેવાય? पित्त प्रकृति वाले को पित्त बढ़ाएगा। मान लो वो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच लेते हैं और पित्त बढ़ रहा है, तो 1 गिलास में 1 चम्मच लेने का और 2 गिलास में एक एक करके 2 चम्मच लेने का, यानी डाइल्यूट करके पियोगे तो पित्त की समस्या थोड़ी कम रहेगी। और 1 गिलास में 1 चम्मच लेने के बाद भी मान लो पित्त बढ़ रहा है तो फिर उसको भोजन के ऊपर लेने का, भोजन के बाद लेने का, भोजन से पहले खाली पेट नहीं लेने का, ये ध्यान रहे। અને દૂધીનો જ્યુસ છાલ સાથે કે છાલ કાઢીને પીવાય? छाल छाल साथे लोगे तो भी उसका फायदा है, बिना छाल तो दूधी का हार्ट के रोग में कोई फायदा नहीं है, તો क्योंकि કડવો अंदर લાગે का તો जो જ ચાલે। सफेद मावा है वो तो ग्लूकोज है, वो तो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो आप आलू खाओ या वो खाओ सब एक ही है। पर सर છાલ તો उसमें अभी કડવી तो લાગે सब पेस्टिसाइड्स और वो सब ही ज्यादा होता है अभी तो। पेस्टिसाइड बिना गर्म करके खाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, वो आपको चैप्टर में बताया गया है। वो गर्म છાલ સાથે કડવી લાગે નહીં होता है સર? तभी नुकसान करता है। नमक जैसा है, गर्म होगा तो कैल्सिफिकेशन होगा, गर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पेस्टिसाइड गर्म होगा तो नुकसान करेगा, गर्म नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड है एटम, वो जैसा गया वैसा शरीर से बाहर निकल जाएगा। और हमारा लीवर का काम तो यही है, टॉक्सिन को शरीर में से, खून में से बाहर निकालना। जितना भोजन में टॉक्सिन जाता है वो सारा फिल्टर कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन वो लीवर में पहुंचे इससे पहले वो कहीं चिपक गया तो फिर उसको बाहर निकालना मुश्किल है। तो पेस्टिसाइड कैंसर तभी करता है जब वो गर्म होके जाता है। हाँ, बिना गर्म किए हुए पेस्टिसाइड का घास खाने वाले गाय भैंसों को कैंसर नहीं हो रहा है, लेकिन वही खेत का भोजन पका के खाने वाले पंजाब के लोगों को सबसे ज्यादा, हमारे देश में सबसे ज्यादा कैंसर उन लोगों को हो रहा है। हाँ સાહેબ હમણાં પેસ્ટિસાઇડ પેલું ઓછું કરવા ઓઝોનાઇઝર આવ્યું છે, એ કેવું વેજીટેબલ પેલું हाँ, वो કવર? ऊपर सरफेस का पूरा पेस्टिसाइड और जम्स को वो खत्म कर सकता है। बहुत बढ़िया चीज है वो, उसका प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपना स्टॉल बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर भी ओजोनाइजर मशीन रख के लोगों के फल सब्जी को ट्रीटमेंट करके उसका उसकी टिकने की स्पान लंबी कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल सब्जियां आप फ्रिज में रखते हैं तो तीसरे चौथे दिन वो बिगड़नी शुरू हो जाती है, फल भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ओजोनाइजर ट्रीटमेंट दे के आप उसको फिर फ्रिज में रखोगे
तो 10-10, 15-15 दिन तक वो बिगड़ती नहीं है। वो हमने देखा हुआ है। तो उसका बहुत फायदा है ओजोनाइजर ट्रीटमेंट का। સર ઓઝોનાઇઝર લેવું હોય તો ક્યાંથી મળે? ऑनलाइन मिलते हैं, आप अमेज़न पे देख लीजिए। ઓકે सर कुछ लिक्विड भी आता है ना पेस्टिसाइड्स और उसको रिमूव करने के लिए? नहीं, वो लिक्विड के ऊपर भरोसा नहीं रखने का, क्योंकि वो भी कोई केमिकल है, क्या है, कैसे पता चलेगा। इससे अच्छा है जो टेक्नोलॉजी प्रूवन है, जिसमें हमको कॉन्फिडेंस, एक भी ऑक्सीजन का O3 बनता है, और O3 का काम है एटॉमिक स्ट्रक्चर को तोड़ना, जम्स को मार गिराना। तो वो दो काम उसका है। आप भी ओजोनाइजर मशीन की जो हवा निकलती है मशीन में से, वो आपके श्वास में लोगे तो भी बेहोश हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि भी इसमें ओजोन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वो श्वास लेने से भी पता चल जाएगा कि भी सही में ओजोन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि ओजोन मार आपके मगज में ज्यादा चला जाएगा तो आपके मगज के जो नर्वस सिस्टम की जितनी भी जो सेल है, टिश्यू है, वो सबको डैमेज कर सकता है। तो वो सीधा नाक में नहीं जाना चाहिए। जब भी आप ओजोनाइजर मशीन लाओ तो ये ध्यान रखना, उसकी हवा जो निकल रही है वो सीधी आपके नाक के अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपके फेफड़े को भी नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो आज बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज के बारे में आपको તો સર ઓઝોનની ટ્રીટમેન્ટ અપાય છે તો वो ये अलग केवी है। રીતે? वो स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं, वो जम्स हाँ को हाँ मारने के लिए होता है और कुछ नहीं है। અચ્છા તો हाँ, એ અંદર ઇન્ટરનલ જર્મ્સ હોય જેમ કે બેક્ટેરિયલ હોય તો એ નહીં મટાડે नहीं, બહારનું? थोड़ा पेनिट्रेशन हो सकता है उसका, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप ये ट्रीटमेंट करके अपनी बॉडी स्किन को ठीक करो। इससे अच्छा है डाइट ही बदल दो, अपने आप ठीक हो जाएगी स्किन। क्या जरूरत है? રાઈટ ओके, तो हम यहाँ खत्म करते हैं। સાહેબ નેક્સ્ટ પેલું સ્ટ્રેસ અને ઊંઘનું લેજો। जी, याद दिला देना अगली बार। ठीक है। हाँ सर, और इसमें सर थायराइड और आर्थराइटिस का भी लेंगे? बीपी की बीमारी में स्ट्रेस भी एक जिम्मेदार तत्व है। એટલા तो માટે उसके ऊपर ये थोड़ा लंबा रहेगा, तो हम उसको अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में याद दिला देना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम उसके बारे બસ में बता देंगे। सर थायराइड भी दरेक बहुत डी- कॉमन हो गया है, थायराइड लेकिन भी थायराइड करना वो है। सब लेंगे, सारी बीमारी लेंगे। पहले जो बेसिक है, ज्यादा है, घर घर पहुंची हुई बीमारियां है, उसको पहले हमको कवर करनी है। बाद में सब बाकी की भी ले लेंगे, कोई સર दिक्कत नहीं। ટાઈમ રહે તો શિલાજીત વિશે કહેશો? सबके ऊपर लेंगे हम, आप चिंता मत करो। कोई सब- कोई नहीं है। हेलो सर जी, हेलो हेलो बोलो बोलो। हेलो सर हाँ हेलो हाँ बोलो। મીતાબેન બોલો સર આપણે પેનક્રિયાજ ઉપર સોજો આવી ગયો હોય તો શું ये કરવાનું? अभी अभी मत लो, अभी अभी बीपी अपना जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। अब नए हाँ। जब लेंगे उस टाइम हर एक डिजीज के बारे में हम लेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी वाले डिजीज जो है वो पहले खत्म कर लेंगे। फिर आपके मन में जो जो प्रकार की बीमारी के बारे में रह गया है, जानना चाहते हैं, ये सब हम लेते रहेंगे। ठीक है। तो आज अभी समय ओवर हो चुका है। अभी आपके मन में आज के टॉपिक के बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन करके रखिए, और अगले लेक्चर में उसको हम ले लेंगे। ठीक है। सर शुरू में ले लेंगे पहले आज के टॉपिक के बारे के सवाल। फिर हम साहब ने, विपुल भाई ने बताया है कि भी डिप्रेशन के ऊपर, डिप्रेशन का ऊपर हम पहले लेंगे, फिर उसके सवाल जवाब भी ले लेंगे। ठीक है। और फिर आगे की बीमारियां लेनी है हमको जो जरूरी है वो। तो हम अभी हेलो। कल को मिलेंगे। शुक्रवार को। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद सर। सब।